हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आपको पता ही है कि हम लोग एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो लोग नए हैं वो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बना है हमारा। ठीक है, पैरा लंबल है, एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। फर्दर बात को ऐड करने के लिए, लाउड म्यूजिक इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। कह रहा है कि जो लाउड म्यूजिक है ये भी एक कारण है नॉइस पॉल्यूशन का। नॉइज पॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हैवी ट्रैफिक। कह रहे हैं कि जो नॉइज पॉल्यूशन है वो किसकी वजह से होता है? एयरक्राफ्ट की जो आवाज़ होती है, मतलब एरोप्लेन की होती है, एंड हैवी ट्रैफिक, और बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक होता है उससे, विच हैज़ बीन सीन टू अफेक्ट पीपल्स हियरिंग। कह रहा है कि ऐसा देखा गया है कि ये लोगों की जो सुनने की क्षमता है उसको प्रभाव डालता है, उसमें उसको अफेक्ट करता है, एंड गिव देम सीवियर हेडेक्स एंड हाई ब्लड प्रेशर। और उनको सीवियर हेडेक मतलब सर दर्द देता है, और हाई ब्लड प्रेशर भी समस्या उससे आती है। बहुत ही जो एकदम मतलब देखते ही पता चल रहा है, बहुत जो आसान भी है ये। सी और डी पेयर बना रहे हैं ना। एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए कि ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, मतलब ए और बी में काम करना है हमको। ठीक, अब पहली बात तो ये है कि क्या क्या टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ। नॉइस पॉल्यूशन का टॉपिक था, तो उसी को उठाओगे सबसे पहले। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर सी डी तो पेयर है। हाँ देखो, ये बता रहा है किसी की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, ये रिलेटिव क्लॉज है। मैंने बताया भी होगा आपको, जब मैं ग्रामर शायद कोर्स में बताया उसको मैंने, कि ये रिलेटिव क्लॉज है। बहुत बार यहाँ यूट्यूब में भी बताया कि एज अ एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम करता है ये, अगर किसी नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। नॉइज पॉल्यूशन इससे स्टार्ट कर सकते हैं। सर ए से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? भाई फर्दर लगा हुआ है, यहाँ पे बात ऐड हो रही है, तो बात पहले तुम कुछ कहोगे फिर कुछ ऐड करोगे। ऐसा नहीं है कि पहले ही ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इससे तो ए से स्टार्ट कर नहीं सकते, तो हम बी से जाएंगे। उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हैवी ट्रैफिक। अब फर्दर करके यहाँ पे उसने लगाया कि लाउड म्यूजिक इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, तो बी और ए। ठीक है, अब देखो ये जो नॉइस पॉल्यूशन था इसके बारे में ये सी और डी में बताया गया एज अ रिलेटिव क्लॉज कि ये क्या है, विच हैज़ बीन सीन, जिसको मतलब एक तरीके से लोगों की जो सुनने की क्षमता है उनके ऊपर इफेक्ट डालता है, सर दर्द देता है, ब्लड प्रेशर करता है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो बी ए सी डी। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? ये होगा। इतना करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, यहां सी और डी में कंफ्यूजन था, फिर आपको पहला वाला सेंटेंस देखना चाहिए था, जैसे ही मैच होता तुरंत टिक लगाते। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन करो, एरर का है। देयर इज नो क्वेश्चन, कह रहा है कि ऐसा सवाल ही नहीं उठता, ऑफ माई फीलिंग, कि मैं फेल हो जाऊं इन द एग्जामिनेशन। क्या एरर है इसमें? देयर इज नो क्वेश्चन, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इज सही है, नो क्वेश्चन ये भी सही है, ऑफ लगा हुआ है प्रीपोजिशन है, माई है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे अब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद या तो नाउन ले आओ या तो जेरेंड ले आओ। ठीक है, तो ये जेरेंड है। ठीक है, प्रीपोजिशन है, कोई दिक्कत नहीं है। इन द एग्जामिनेशन हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नो एरर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो ऑफ माई फेलियर। ठीक है, और दूसरे में यहाँ पे जो हम लोग ओरिजिनल सेंटेंस दिया हुआ है ऑफ माई फेलिंग। दोनों में से क्या सही है? क्या दोनों में से ये अलग गलत है? अगर यहाँ पे नो एरर है तो क्या ऑफ माई फेलियर गलत है या ऑफ माई फेलिंग सही है? बताओ क्या रीज़न हो सकता है। पहले बता दूं, फेलियर जो है वो नाउन है। ठीक है, और फेलिंग यहाँ पे जेरेंड है। तो क्या इनके मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है? पता है क्या? अगर हम ऑफ माई फेलियर यूज़ करते हैं, तो अगर मैं वैसे बोलूँ देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलियर इन द एग्जाम, इसका मतलब ये निकल सकता है कि वो जो रिजल्ट आएगा मेरा फेल वाला नहीं आएगा। ये ऐसा नहीं कि मैं फेल हो जाऊँ, मतलब तुम एग्ज़ाम दे चुके हो और रिजल्ट का वेट कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं फेल नहीं होऊंगा, मतलब मेरा जो मैंने काम कर दिया है, जो रिजल्ट आने वाला है वो फेलियर नहीं होगा। फीलिंग ऑफ माई फीलिंग का मतलब यहाँ पे सेंस निकल रहा है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं उठता कि मैं फेल हो जाऊं उस एग्जामिनेशन में, मतलब आई विल फेल, आई विल नॉट फेल। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है,
और ये पूरा पूरा रिजल्ट दिखा रहा है फेलियर वाला, ये प्रोसेस दिखा रहा है कि मैं फेल नहीं होऊंगा। तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर सही हैं, बस थोड़ी सी मीनिंग में डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर ऑफ माई फेलियर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये होता तो क्या दिक्कत होती, नहीं ये भी सही था, अगर एग्जाम में होता ऑफ माई फीलिंग ये भी सही था, ठीक है। तो यहाँ पे नो एरर होगा। ये पैराजम्बल है, खुद से एक बार ट्राई करिए। आई सॉ अ मिडिल एज मैन, एक मिडिल एज मैन का उसने इंसान देखा था, सिटिंग बीनीथ द ट्री विद हिज नीड्स ड्रॉन अप टू हिज चेस्ट। कह रहा है कि मैंने एक मिडिल एज का इंसान देखा था जो कि पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अपनी घुटनों को सिकोड़े चेस्ट के पास। मान लो ये पेड़ हो गया, ठीक है, ये पेड़ हो गया, यहाँ पे इंसान बैठा हुआ है, ये इसके पैर हो गए, या फिर ये जिस तरीके से इस तरीके से बैठा है और ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। घुटनों को उसने अपने चेस्ट के पास रखा हुआ है, यही कह रहा है। When I was a street away from my house, कह रहा है जब मैं अपने घर से सिर्फ एक गली दूर था, I saw a huge banyan tree to my right, मैंने अपने राइट में एक बड़ा बरगद का पेड़ देखा था। My heart went out to him as he was crying bitterly, कह रहा है कि मेरा जो दिल था वो एकदम दया से भर गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रो रहा था। His head was bowed and his body was shivering continuously, मतलब जो उसका सर था वो उसने अपना ऐसे तरीके से झुका रखा था, ठीक है, अपने ऐसे पैरों में रो रहा था वो। एंड हिज बॉडी वॉज शिवरिंग कॉन्टिन्यूसली, और उसकी जो बॉडी थी वो लगातार कपकपा रही थी। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? क्या इससे ए से स्टार्ट कर दें कि उसने अचानक से मिडिल एज मैन देख लिया था पेड़ के नीचे? नहीं स्टार्ट कर सकते। एक चीज़ और बता दूं, द ट्री लगा हुआ है, इसका मतलब ट्री की पहले बात हो चुकी है। बी के पास आओ, व्हेन आई वॉज अ स्ट्रीट अवे फ्रॉम माई हाउस, जब मैं अपने घर से एक गली दूर था, तो बी से स्टार्ट कर सकते हैं। उसने जब बरगद का पेड़ देखा था, आ ह्यूज बनियान ट्री, देखो बनियान ट्री को पहली बार लेके आए हैं ये, इसलिए ए का यूज हुआ है यहाँ पर। इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। फिर जब वो उसने मतलब राइट साइड में पेड़ देखा, वहाँ पे उसने एक मिडिल मैन आदमी को बैठे हुए देखा था, तो बी ए हो जाएगा, जिसका सर झुका हुआ था और बॉडी कपकपा रही थी। फिर सी में कंक्लूजन आ जाएगा कि माई हार्ट वेंट आउट टू हिम एज ही वॉज क्राइंग बिटरली, ठीक है। तो बी ए डी सी, समझ में आया? आसान था, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था ये। अब ये फोर्थ क्वेश्चन करो, इसमें ईडियम का मीनिंग बताना है। हेड इन द क्लाउड्स, क्या मतलब होता है इसका? एक तरीके से हम लोग नहीं बोलते हैं कि आजकल तो तुम अपने ही ख्यालों में रहते हो, है ना, अपनी दुनिया में हो। हेड्स इन द क्लाउड्स, बीइंग इम्प्रैक्टिकल, बीइंग पंक्चुअल एंड सीनियर, वर्किंग हार्ड, थिंकिंग अबाउट द स्काई एंड क्लाउड्स। बीइंग इम्प्रैक्टिकल मतलब वही है कि तुम आजकल एकदम अपनी वास्तविकता में नहीं हो, कुछ और ही सोच रहे हो, तो ये हो सकता है। मतलब एक तरीके से डे ड्रीमिंग करना, ख्याली दुनिया में रहना। बीइंग पंक्चुअल एंड सीनियर, पंक्चुअल और सिंसियर रहना, तो ये भी नहीं होगा। वर्किंग हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत, नहीं। थिंकिंग अबाउट द स्काई एंड क्लाउड, ये डायरेक्ट मीनिंग तो कभी होता ही नहीं है, तो कभी डायरेक्ट मीनिंग में टिक नहीं लगाया जाता, तो ए होगा, ठीक। ये है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, किस में दिया हुआ है ये है पैसिव वॉइस में। इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करो बिना ऑप्शन देखे। ये पैसिव वॉइस कैसे मैंने लिख दिया? क्योंकि मस्ट लगा हुआ है, मॉडल वर्ब है, ठीक है, उसके बाद बी लगा हुआ है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो मुझे दिमाग में तुरंत ये आया कि ये पैसिव वॉइस है। इसको देख के तुरंत दिमाग में ये चीज़ आई कि पैसिव में बना होगा मस्ट, बी पैसिव में नहीं लगता, हटा दो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मॉडल वर्ब के साथ कभी भी मॉडल वर्ब हो, मस्ट, माइट, कैन, शुड, है ना, इन सब चीज़ बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, इसलिए वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी। तो मस्ट के बाद क्या होना चाहिए? डू होना चाहिए, ठीक है। तो अब पहला ऑप्शन देखते हैं, तो यू शुड हैव डन द होमवर्क। पहली बात तो ये मीनिंग चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये होता है तुम्हें होमवर्क कर लेना चाहिए था, मतलब इसका मतलब ये है कि तुमने नहीं किया, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। यू डू द होमवर्क, कोई मीनिंग नहीं।
और एक तरीके से जो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि मॉडल वर्ब मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। विल डू होगा नहीं, यू मस्ट डू द होमवर्क, हाँ ये तुम्हें होमवर्क करना चाहिए, तो ये होगा एक्टिव वॉइस। अब क्वेश्चन 6 देखो, इसमें करना क्या है, आपको ईडियम्स यूज करने यहाँ फिल करने के लिए। गेटिंग अ सडन प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट इन माई करंट प्रोफाइल वॉज लाइक, कह रहा है कि अचानक से जो मुझे प्रमोशन मिला है और जो मेरा करंट प्रोफाइल में एक तरीके से सैलरी में इंक्रीमेंट मिला है वो किस तरीके थी। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ फाउल प्ले, अ बॉल पार्क फिगर, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या मतलब होता है, अचानक से कोई चीज हो जाए, है ना, अचानक से कोई चीज हो जाए, तो ये तो लग रहा है एकदम। अब फाउल प्ले का मतलब क्या होता है, कोई किसी को चीट करना, है ना, कोई ऐसा एक्शन जो जिसमें किसी को चीट किया गया हो, तो ये तो होगा नहीं। इसकी मीनिंग भी याद रखना, मान लो कि इन्हीं में से कोई आ जाए एग्जाम में। अब बॉल पार्क फिगर, इसका क्या मतलब होता है, रफ एस्टिमेट, ठीक है, एक रफ एक तरीके से डेटा या एस्टिमेट निकालना। अब फिश आउट ऑफ द वाटर, सबको पता होगा कि अगर बॉल से फिश चली बाहर आ जाए क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी, है ना, तो अनकंफर्टेबल हो जाना, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन था। इसमें हमको एरर बतानी है, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वो हर दिन मॉर्निंग वॉक में जाता है। विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, अपने दोस्तों और नेबर्स के साथ। क्या दिक्कत है यहाँ पर, दो दिक्कतें हैं यहाँ पे वैसे, मगर फिर भी चलिए ढूंढिए। यहाँ पे एवरी डे का यूज़ किया गया है, ठीक है, एवरी डे। देखो एवरी डे का यूज़ दो तरीके से होता है, हम बोलते तो एक ही तरीके से, मान लो ये एवरी डे लिखा हुआ है साथ में, और एक होता है एवरी डे, ये एज अ एडवर्ब काम करता है ना, टाइम को बताता है एक तरीके से, सॉरी। और ये जो एवरी डे है वो एज अ एडजेक्टिव काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आप हर दिन कर रहे हो, जैसे अगर मैं बोलूँ दीज आर माई एवरी डे शूज़, है ना, ये ऑर्डिनरी मतलब जो मैं हर दिन एक तरीके से नॉर्मली पहनता हूँ, तो दीज आर माई एवरी डे शूज़। और अगर मैं एवरी डे की बात करूँगा, हर दिन, एक एक दिन, जैसे आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, मैं हर दिन इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो वो हर दिन वॉक में जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी डे, यहाँ पे एक तो ये चीज़ है, ठीक है, एवरी डे। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ किया गया है, टेंस यूज़ किया है, ही इज़ गोइंग एवरी डे। अब हम लोग ने काफ़ी बार पढ़ा है कि जब कोई चीज़ हैबिट होती है, कोई चीज़ अगर आप डेली सुबह टहलने जा रहे हो तो एक तरीके से आपकी हैबिट है, और हैबिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होना चाहिए था, ही गोज़, ठीक है, ही गोज़ एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो दोनों ही जो एरर थी वो ए में थी, इसलिए ये अपने आप सही हो जाएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन में एरर होती, अगर इस तरीके की एरर यहाँ पे दी होती, CAB में कहीं दी होती, तो हम फिर कंफ्यूज होते। तो ये याद रखना कि यहाँ पे ही इज गोइंग ये सही नहीं है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे फिर से आपको एक्टिव वॉइस देखना है, ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन छोटे हैं इसलिए मैं इसलिए लिया क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है, और हम थोड़े बहुत अगर क्वेश्चन थोड़े बहुत रिवाइज कर लें, जो जितने भी यहाँ पे हम लोग 15 मिनट गुजारते हैं, तो हो सकता है एक रूल रिवाइज हो जाए या दो रूल ऐसे रिवाइज हो जाए जो एग्जाम में आ जाए। द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, कह रहा है कि ये जो खाना है वो हमारे द्वारा नहीं पकाया गया। वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, वॉज लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, ये क्या है, पैसिव सेंस है। एक्टिव में क्या होना चाहिए था, आपके दिमाग में बस क्या आना चाहिए कि भाई एक्टिव है तो सब्जेक्ट होगा, पास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी प्लस उसकी ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। और जब आप पैसिव में जाओगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगी, आपके दिमाग में बस इतना ही होना चाहिए, ये हमें मतलब ही नहीं है, अगर सेंटेंस समझ में आया तो आए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे दिमाग में ये क्या कहते हैं, दिमाग में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होगी, वॉज या वर लगेगा, जैसा ऑब्जेक्ट होगा, सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस अगर दिया हुआ है तो बाई सब्जेक्ट लिख देना, मतलब हो तो ऑप्शन में, ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमको पता है ये नेसेसरी चीज़ नहीं होती है। ये तो मैंने बता दी पॉजिटिव की बात। मान लो कि निगेटिव सेंटेंस दिया हो तो एक्टिव में क्या होगा, सॉरी,
एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है, और डिड दिया होगा, नॉट दिया होगा, प्लस वर्ब की, क्योंकि भाई डू डज डिड जहाँ पे आ जाएंगे वहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तो करना क्या है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया होगा, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। जैसा ऑब्जेक्ट हो, प्लूरल हो तो वर लगाओ, सिंगुलर हो तो वॉज लगाओ, तो वॉज वर, फिर नॉट भी लगा दो क्योंकि भाई निगेटिव सेंटेंस था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। बस ये दिमाग में होना चाहिए। अगर ये दिमाग में है तो एक चीज़ दिखेगी हमको, ये वॉज है, नॉट है, इसका मतलब ये डिड नॉट वाला क्वेश्चन है। देख लो कहीं डिड नॉट है, हाँ है, ये है, ये है, ये है, तीनों। डिड के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, और अच्छा ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है। डिड नॉट प्रिपेयरिंग नहीं, वी डिडेंट प्रिपेयर द, सॉरी, बी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब ये 9th वाला क्वेश्चन देखो, पैरादम्बल है, खुद से ट्राई करो। द केबल वॉज थिक एज पैक थ्रेड, कह रहा है कि केबल जो है वो उतनी ही थिक थी, उतनी ही मोटी थी जितना एक पैक थ्रेड होता है, मतलब जो धागा होता है उतना। एंड द बार्स वर द साइज ऑफ नीटिंग नीडल्स, और जो बुनने वाली नीडल्स नहीं होती हैं, देखा होगा आप लोग, कुछ लोग स्वेटर बुनते हैं, कह रहा उतनी साइज की बार्स थी, मतलब आयरन रॉड थी। देन आई मेड 50 हुक्स बाई ट्विस्टिंग 3 बार्स टुगेदर, फिर कह रहा है उसने 3 बार्स को एक साथ वैसे मोड़ कर 50 हुक्स बनाए एट अ टाइम। आई ऑर्डर्ड अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग केबल एंड बार्स ऑफ आयरन, कह रहा है कि मैंने ऑर्डर किया था बहुत सारे स्ट्रॉन्ग केबल और बार्स ऑफ आयरन, मतलब आयरन की रॉडें। आई ट्विस्टेड द केबल्स टुगेदर एंड मेड 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स, कह रहा है कि मैंने जो केबल्स थी उसने मंगाई थी उसको ट्विस्ट कर 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स बना लिए थे। स्ट्रॉन्ग तरीके के मतलब उसको और बना लिया, पतले पतले थे ना तो उनको जोड़ के उसने और स्ट्रॉन्ग बना लिया था उनको। 50 टोटल 50 थे, बहुत सारे थे, कुछ पैक बनाए फिर से मोड़े उसको। किससे स्टार्ट करें, देखो अगर मान लो कि कोई एक दो सेंटेंस बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट तो देख सकते हो, जरूरी तो ना कि पूरे सेंटेंस आ रहे हैं। मैं एक बता रहा हूँ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसे वर्ड या कुछ ऐसी लाइन हो वहां समझ में ना आ रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन छोड़ दो। ये ट्राई करो कि पहला और लास्ट क्या हो सकता है, फिर अपने आप ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो उसने जो पहले ऑर्डर किया होगा कोई चीज़ को, तो सी से स्टार्ट हो जाएगा ना, पहला और दूसरा वाला चला गया, सी ए। अब देखो सी और ए एक साथ ही हैं तो हम ए के साथ जाएंगे। द केबल वॉज थिक, क्योंकि उसने ऑर्डर किया था, केबल के बारे में बता रहा है कि वो थ्रेड जितनी मोटी थी, मतलब पतली सी थी, एंड द बार वर द साइज ऑफ निटिंग नीडल्स, तो सी ए, ठीक। उसके बाद अब बी और डी में डिसाइड करना है, यहाँ पे देन है, वो नहीं समझ में आ रहा कि देन क्यों बोलेगा। पहले हम डी को देखें कि उसने पहले केबल्स को मोड़कर 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स बनाए, उसके बाद कह रहा है देन आई मेड 50 हुक बाय ट्विस्टिंग 3 बार्स टुगेदर। समझ आया क्यों देन यहाँ पे यूज हुआ, तो सी ए डी बी, ठीक है, तो हमारा डी आंसर होगा। 10th क्वेश्चन देखो, इसमें एरर निकालना है हमको, ठीक है। ही इज वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, कह रहा है कि वो बैंक में काम करता है दिल्ली में पिछले कई महीनों से, ठीक है। क्या दिक्कत है यहाँ पर, देखो यहाँ तक तो आपको समझ में नहीं आएगा, मगर जैसे ही आपने यहाँ पे फॉर पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि आपने बार बार पढ़ा है फॉर और सिंस के बारे में। सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मान लो 11 AM से। फॉर किसके लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कि ड्यूरेशन कितनी है समय का, वो पिछले कई महीनों से वहां पे काम कर रहा है। इन दोनों के लिए जब ये इस तरीके के सेंस में यूज होते हैं तो ये जब तक ये कंजंक्शन की तरह यूज ना हो रहा है, ये भी एक केस है, मतलब सेंटेंस के बीच में ऐसा कंजंक्शन भी यूज होता है, ये वो कभी, और ये अभी यहाँ पे हम इसको प्रीपोजिशन की तरह यूज कर रहे हैं। तब ज्यादातर इनके लिए लगता है जैसे हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर हैव, ठीक है, हैव बीन, हैज बीन। ही इज नहीं वर्किंग इन अ बैंक, यहाँ पे क्या होगा, ही हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो सिंस और फॉर का समझ में आया कि हैज बीन, तो जब भी फॉर और सिंस देखना एग्जाम में तो एक बार यहाँ वाली वर्ब में जरूर ध्यान देना। तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे थी, ए में थी, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला।
अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।